हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, डी ट्रिपल एस बी का पेपर कर रहे थे हम, कॉमर्स का 2015 का 5 पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है आज और हमारा पेपर कंप्लीट। ये 6 पार्ट है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं कहाँ डाल दूंगी? टेलीग्राम पे डाल दूंगी इसकी पीडीएफ में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आज या कल डाल दूंगी टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, और जो नए हैं इस पे चैनल पे तो वो एंजल स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पेपर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द सेट ऑफ डिसीजन एंड एक्शन इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी डिजाइन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ। देखो, हम ये मैनेजमेंट में प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? किसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए? सिंपल क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन। हम किसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट है विच इज इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, एंथुसियाज्म, एक्सर्टिंग हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी। देखो, वैसे दोनों ही आ जाते हैं, इंटेलिजेंस भी आ जाती है इंटेलेक्चुअल क्वालिटी में और इंटीग्रिटी भी आ जाती है। कई बार क्या होता है कि दो सेम सेम ऑप्शन होते हैं, हमें आंसर की के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है, फिर आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर माना है वो माना है इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है व्हेन ए सीमेंट मिल, स्टील मिल और केमिकल कंपनी कंबाइंड। देखो, जब डिफरेंट डिफरेंट कंपनी कंबाइंड होती है ना, वो होता है सर्कुलर। ये सारा देखते हैं हम, हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, देखिए। टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन जो हमारा होता है, ये सर्कुलर है, डायगोनल है, वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है जो सेम लेवल पे प्रोडक्शन ऑफ द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सेम ट्रेड में है। जैसे देखो, ये दो कंपनी ए और एक ये बी, ए बना रही है क्लॉथ्स और बी भी बना रही है क्लॉथ। जब ये दोनों कंबाइंड होगी, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइंड होना, जब दोनों कंबाइंड हो रही हैं ये, ठीक है, तो ये कौन सा होगा? ये होगा हॉरिजॉन्टल, सेम लेवल पे जो है, सेम लेवल की कंपनी। वर्टिकल में क्या होगा? जैसे ये क्लॉथ बनाने वाली है, क्लॉथ बनाने वाली कंपनी है डी, ठीक है, ये डी कंपनी, इसने किसके साथ कॉम्बिनेशन किया अपना? कंपनी सी के साथ। सी क्या बना रही है? थ्रेड। भाई, क्लोथ बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? थ्रेड, रॉ मटेरियल चाहिए ना इसको। तो इसने रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, तो ये हो गया वर्टिकल। ठीक है, जब सप्लाई चेन में ऊपर या नीचे भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं है ये ऊपर, ये नीचे भी कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी कर सकती है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ये ऊपर हो गया तो बैकवर्ड हो गया, बैकवर्ड, और नीचे हो गया तो फॉरवर्ड। उसके बाद डायगोनल में क्या है? डायगोनल में जैसे एक मशीन्स बनाने वाली कंपनी है, उसने क्या कर लिया? सर्विस के साथ, रिपेयर वाली के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया अपना, रिपेयर वर्कशॉप के साथ, ताकि ये मशीन प्रोवाइड करे और ये अच्छी रिपेयर सर्विस दे दे, अपनी रिपेयर दे दे। तो ये हो गया डायगोनल। अब हमारा क्वेश्चन था सर्कुलर। जो सर्कुलर क्या होता है? जिसमें डिफरेंट कंपनी, एक स्टील बना रही थी, एक सीमेंट बना रही है और एक केमिकल बना रही है। जब डिफरेंट लेवल की कंपनीज क्या करती हैं? कंबाइंड होती हैं, तो वो होता है हमारा सर्कुलर। देखो, सबका एरिया डिफरेंट डिफरेंट है, इसका अलग बिजनेस, इसका अलग बिजनेस, इसका अलग, डिफरेंट बिजनेस कंबाइंड हो रहे हैं। नेक्स्ट है गुड एथिक्स इज गुड। देखो, इसका आंसर आता ही होगा सभी को। ये एक सेइंग है जिसको वो कहते हैं ना, कहावत सी है, गुड एथिक्स इज गुड बिजनेस। जैसे होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऐसे ही है, गुड एथिक्स इज गुड बिजनेस। राइट शेयर एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट विद रिगार्ड टू। देखो, राइट शेयर को एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, पेमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देखो, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? जिनको प्रेफरेंस दी जाती है कैपिटल की और डिविडेंड की, ये किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ना कि राइट वालों को। ठीक है, अब राइट शेयर वो होते हैं जिनको हम राइट का नाम से, या जिनको हम राइट देंगे कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाएगा ये राइट टू बाय, आप हमारे शेयर बाय कर सकते हैं। तो इनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए डी, बट जो डी ट्रिपल एस बी की आंसर की है, उन्होंने इसका आंसर माना है बी, जो कि मुझे बिल्कुल गलत लग रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो डी होना चाहिए इसका आंसर, नन ऑफ द अबव। प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज एट ए पॉइंट वेयर, प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होता है? जहाँ पर एम आर एम सी इक्वल हो, ग्रेटर, जहाँ पे एम आर और एम सी क्या हो? इक्वल हो। देखो, प्रॉफिट वहाँ मैक्सिमाइज होगा जहाँ पर एम आर किसका इक्वल होगा? एम सी के। देखो, इसको बना के दिखा देती हूँ मैं। ये हम ऐसे बनाते थे ना, ये यू शेप में जाती थी एम सी, फिर नीचे से कट करती हुई जाती थी एम आर। इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन होती थी, एम सी और एम आर इक्वल हो,
वैसे ही मैं थोड़ा सा ऐसे जाएगा ये, क्योंकि ना ये मिनिमम पॉइंट पे इक्वल होनी चाहिए, मिनिमम पॉइंट पे इक्वल, और क्या करें नीचे से कट करें, ठीक है, इसको क्या करें नीचे से कट करें, ये एमसी हो गया, ठीक है, कट कर दो, एम आर एम सी इक्वल हो और एम आर एम सी को नीचे से कट करें, ठीक है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम होता था, तो एम आर और एम सी इक्वल होंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैपिटल एसेट अंडर द कैपिटल गेन। देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कैपिटल गेन क्या होता है। कैपिटल गेन क्या, कोई भी प्रॉफिट या गेन हो रहा है आपको किससे, कैपिटल एसेट से, ठीक है। अब कैपिटल एसेट क्या होती है, अगर आप उसको सेल कर रहे हो ना तो उससे गेन हो रहा है आपको, वो कैपिटल गेन हो गया। कोई भी एसेट सेल कर दिया आपने, कौन सी एसेट होती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, कैपिटल एसेट में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ज्वेलरी, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, शेयर, डिवेंचर्स, ये सारे हो गए कैपिटल एसेट होती हैं ये। अब ये क्या कह रहा है कैपिटल एसेट में, ये कह रहा है कि जो ये कैपिटल एसेट पे जो गेन हुआ उसके पे टैक्स लगता है किसके अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। तो कैपिटल गेन टू टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो टैक्स लगेगा इस पे कैपिटल गेन पे। इसमें कौन सी आइटम इंक्लूड नहीं होती हैं कैपिटल एसेट में, क्या इंक्लूड नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, स्टॉक इन ट्रेड है, रॉ मटेरियल है, ये इंक्लूड नहीं होंगी। कोई एग्रीकल्चर एंड लैंड है सिचुएटेड इन रूरल एरिया, आपके रूरल एरिया में कोई लैंड है एग्रीकल्चर की तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। आप क्वेश्चन देखो थोड़ा समझ में आएगा। देखो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैपिटल एसेट, कौन सी कैपिटल एसेट हमारी नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड, गुड्स, गुडविल, गुडविल तो देखो हमारी एसेट है, ज्वेलरी भी हमने करा है, एग्रीकल्चर, लैंड इन अर्बन, देखो ध्यान से पढ़ना, ये रूरल एरिया वाली नहीं इंक्लूड होती कैपिटल एसेट में, लेकिन अर्बन वाली इंक्लूड होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए, जिसका आप बिजनेस कर रहे हो स्टॉक इन ट्रेड, वो कैपिटल गेन में हम नहीं लेंगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा ये ध्यान रखना, रूरल वाली नहीं होगी कैपिटल एसेट में, बट अर्बन वाली इंक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट है मार्केट सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, मार्केट को सब डिवाइड करना, मार्केट को पार्ट्स में बांटना, मार्केट को सेगमेंट्स में बांटना, वो होता है सेगमेंटेशन। ये बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है। बिजनेस एथिक्स रिलेट, तो बिजनेस एथिक्स किससे रिलेट हो सकता है, इंडिविजुअल से भी, और ये सोसाइटी डिसीजन, कस्टमर से, इंडिविजुअल एंड वर्क ग्रुप डिसीजन, ठीक है, इंडिविजुअल एंड वर्क ग्रुप डिसीजन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, जो कॉस्ट पास्ट में करी थी और रिकवर नहीं कर सकते इसको, जिसको डूबी हुई कॉस्ट कहते हैं, डूबत कॉस्ट या डूबी हुई कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट सबको पता ही होगा, रेलिवेंट कॉस्ट और इरेलीवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट वो होती है जो डिसीजन में हेल्प करेगी, इरेलीवेंट नाम ही बता रहा है जो डिसीजन में हेल्प, जिससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता डिसीजन का। ये देखिए रेलिवेंट क्या होता है, कॉस्ट दैट डिफर बिटवीन अल्टरनेटिव्स, किसकी बात कर रहा है ये, अल्टरनेटिव्स की बात कर रहा है। जैसे रेलिवेंट कॉस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर टू सेल, किसी बिजनेस को हम सेल करें या उस बिजनेस यूनिट को कीप अपने पास रखें, या तो बेचें या नहीं बेचें, तो ऑप्शन हो गए, तो वो कौन सी कॉस्ट आ जाएगी हमारी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी तो हम ये ऑप्शन देखते हैं, दो ऑप्शन में से कौन सा चूज करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी यही होता है, तो ये हमारा आंसर आएगा रेलिवेंट कॉस्ट। अब देखते हैं संक कॉस्ट, ये हो गया जो ऑलरेडी आप कर चुके हो और कैन नॉट बी रिकवर्ड। इरेलीवेंट कॉस्ट क्या होती है, वो होती है विल नॉट चेंज इन फ्यूचर व्हेन यू मेक वन डिसीजन, जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो इरेलीवेंट कॉस्ट वो होती है जो चेंज नहीं करेगी आपके डिसीजन को, ठीक है, वो इरेलीवेंट ही नहीं है, इरेलीवेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉस्ट इज यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। देखो कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो किस पे निकलेगी कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्शन पे, गुड्स सोल्ड पे, मैन्युफैक्चर्ड पे, अवेलेबल, ये निकलती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कितना आपने गुड्स बनाया उस पे निकलेगी कॉस्ट पर यूनिट। सेल्स कमीशन आर क्लासिफाइड एज, सेल्स कमीशन क्या है, प्राइम कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर। देखो सेल्स कॉस्ट क्या होती है, सेल्स देखो सेल्स कमीशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, एडवर्टाइजिंग एंड रेंट है, ये सारी क्या होती हैं, ये होती हैं पीरियड कॉस्ट। कैसे पीरियड कॉस्ट होती हैं ये पार्ट ऑफ द नॉट इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट और आइदर परचेज और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का ये पार्ट नहीं है, बट ये रिकॉर्ड की जाती हैं, इनको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं सेल्स कमीशन को, ठीक है। इन द पीरियड दे आर इनकर्ड, जिस पीरियड के लिए वो दी गई हैं उस पीरियड के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, तो ये हमारी कौन सी कॉस्ट होगी, ये हमारी होगी, एक क्वेश्चन रह गया क्या यहाँ,
एक क्वेश्चन रह गया पीछे, तो ये हमारी कौन सी होगी, पीरियड कॉस्ट, ठीक है। सेल्स कमीशन हमारी कौन सी होगी, पीरियड कॉस्ट होगी। ये एक क्वेश्चन रह गया ये। वेजेस, रेंट एंड मटेरियल्स आर एग्जांपल ऑफ, वेजेस, रेंट एंड मटेरियल्स आर एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देखो इम्प्लिसिट कॉस्ट हमने पार्ट 5 में भी किया था, जो वो कॉस्ट जो हमें किसी को देनी नहीं पड़ती, जैसे अपने घर की कॉस्ट होगी, आपकी अपना फैक्ट्री है तो आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जो आप अपनी पॉकेट में से जा रही है, जो आप खर्चा कर रहे हो, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट ये और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये भी हम पार्ट 4 या 5 में कर चुके हैं। तो हमारा जो आंसर बनेगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि वेजेस, रेंट, मटेरियल ये सब हम पे करेंगे तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ जाएगी। अगर अपना होता तो इम्प्लिसिट कॉस्ट, यहाँ बताया नहीं गया तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, वहाँ स्पेशली मेंशन होता। इफ द डायरेक्ट लेबर इज ₹42,000 एंड एफ का मतलब है फैक्ट्री ओवरहेड इज 40% है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, नहीं कन्वर्जन कॉस्ट का 40% है, ठीक है, सॉरी कन्वर्जन कॉस्ट का ये 40% है। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एफ फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। देखो कन्वर्जन कॉस्ट जो मिलके बनती है वो बनती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस में ओवरहेड को, फैक्ट्री ओवरहेड को। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल सारे आ जाएंगे इसमें, लेकिन हमें सिर्फ एक ही दे रखा है तो बाकी हम जीरो मानेंगे। तो ये हमारे 42,000 के हमें दे रखे हैं डायरेक्ट वाले, ठीक है। तो वो हमें दे रखी है 40% किसका, कन्वर्जन कॉस्ट इसका। तो कन्वर्जन कॉस्ट को मान लो 100 माना, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है 100 का ओवरहेड हो गए 40%, जबकि हमें ये कितना दे रखा है 42, तो 100 में से 40 लेस करोगे तो ये कितने परसेंट हो गया 60 कैसे आया 100 माइनस 40, क्योंकि ये इसके इक्वल है, 100 किसके इक्वल है, डायरेक्ट के और ओवरहेड के। तो ये 40 गया तो 60% आ गया। अब कैलकुलेशन कर लो, देखो 60% की वैल्यू हमें गिवन कितनी है 42, हमें निकालनी कितने की वैल्यू है 40% की, फैक्ट्री ओवरहेड 40 की, तो ये आ जाएगा हमारा 28,000। इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ परफेक्ट साइंस, परफेक्ट साइंस नहीं कंसिडर किया जाता इकोनॉमिक्स को। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल। बिल्कुल ठीक है, हम इसमें कंज्यूमर की बात करते हैं और कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है। इट इज डिफिकल्ट टू मेक करेक्ट प्रेडिक्शन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल, ठीक है। इकोनॉमिक वेरिएबल डिमांड देखो कभी अप जा रही है, डाउन जा रही है, एग्जैक्ट आप नहीं कर सकते इसमें, तो सारे ही आ जाएंगे जब ये दो हो गए। तो इकोनॉमिक्स डू नॉट हैव कॉमन ओपिनियन अबाउट अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक इवेंट, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ऑल द, तो सारे ही आ जाएंगे ये। उसके बाद है इन द लॉन्ग रन प्राइसेस इज गवर्न बाय, देखो लॉन्ग रन में प्राइस किससे गवर्न होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, मार्जिनल यूटिलिटी। देखो जो प्राइस है प्रीलिमिनरी जो प्राइस होते हैं स्टार्टिंग में प्राइस डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से होते हैं, लेकिन जब लॉन्ग पीरियड हो जाता है, शायद ये लिखा नहीं क्या, देखो यहाँ लिखा हुआ ये, देखो इक्विलिब्रियम प्राइस जो होते हैं वो किससे डिसाइड होते हैं, स्टार्टिंग में सप्लाई और डिमांड से होते हैं, लेकिन सप्लाई विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाई किससे इन्फ्लुएंस होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, क्योंकि जो प्राइस अवेलेबल होंगे मार्केट में वो या तो कॉस्ट से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, या प्राइस क्या होंगे, कॉस्ट के इक्वल होंगे प्राइस, ठीक है, या ज़्यादा होंगे। ये किस पे डिपेंड करेगा, सप्लाई पे डिपेंड करेगा। तो जो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में किससे डिसाइड होगी हमारी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। ए मोनोपोली डिमांड कर्व इज, मोनोपोली डिमांड कर्व कैसा होता है, सेम एज इट रिवेन्यू एवरेज, ये रिवेन्यू कर्व है, सेम एज सप्लाई कर्व है, कॉस्ट कर्व है। और देखो मोनोपोली की बात कर रहा है, देखो परफेक्ट कंपटीशन में तो ऐसे स्ट्रेट बनते हैं, जबकि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में कैसे बनते हैं, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग बनते हैं, ठीक है, ऐसे बनते हैं ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एमआर और एआर है। जो एआर है वही हमारा क्या होता है, डिमांड कर्व होता है, सेम एज एवरेज रिवेन्यू कर्व। टोटल प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इज, टोटल प्रॉफिट ऑफ ए फर्म, टोटल प्रॉफिट क्या होता है फर्म का इन ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कहाँ होगा, जब टोटल रेवेन्यू लेस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू में से आप टोटल कॉस्ट लेस कर दो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। जीडीपी क्या है, ये इजी क्वेश्चन है, जीडीपी सबको पता होगी, करंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री है, सम ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, ऑल द कैपिटल गुड्स
and consumable goods produced and sold during the year, the market value of all goods and service produced in the domestic economy during the year. कितनी आपने गुड्स प्रोड्यूस की डोमेस्टिक ईयर, डोमेस्टिक इकोनॉमी में आपकी इंडिया की बात करें क्योंकि ग्रोथ डोमेस्टिक है, यहाँ पे डोमेस्टिक है तो हम अपनी कंट्री का लेंगे, ठीक है। कितनी प्रोड्यूस हुई उनकी मार्केट वैल्यू लेते हैं जीडीपी में। देखो जीडीपी में क्या है, मॉनेटरी मेजर, तो मार्केट वैल्यू लेंगे इसमें, फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन डोमेस्टिक मार्केट, जो डोमेस्टिक में हुई। नेक्स्ट है विच इज द अपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। अपेक्स बैंक कौन सा है एग्रीकल्चर के लिए, इनके अगर फुल फॉर्म पता है ना इनकी तो इनसे आंसर हो जाएगा। देखो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी इसी का बेटा है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, देखो वर्ड ही आ रहा है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नाबार्ड, ठीक है। इनकी एस्टेब्लिशमेंट भी देख लो, जो नाबार्ड था वो हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को। इनकी डेट भी पूछ लेते हैं भाई। आरबीआई सबको पता है, आरबीआई एक्ट 1934 है। आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, 1 अप्रैल को हुई थी, ठीक है। सिडबी आईडीबीआई है 1964 है, और सिडबी की बहुत इंपॉर्टेंट है डेट भाई, सिडबी है 2 अप्रैल 1990, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन, 2 अप्रैल 1990। मैनिपुलेशन इन सीआरआर, सीआरआर का मतलब क्या है, कैश रिजर्व रेशो अनेबल्स द आरबीआई टू, देखो कैश रिजर्व रेशो क्या होती है, एक मिनिमम प्रपोर्शन या एक परसेंटेज ऑफ ए बैंक डिपॉजिट टू बी हेल्ड इन कैश, जो कैश रखना पड़ेगा किसके पास, मेंटेन करना पड़ेगा आरबीआई के पास। यानी कि जो आपकी टोटल डिपॉजिट है, ठीक है, जैसे आपके पास 100 रुपये डिपॉजिट है तो आरबीआई ने कहा इसका 5% आपको किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो अब 5% आरबीआई के पास चला गया, अब आप लोन नहीं दे पाओगे, लोन कम दे पाओगे। जैसे जैसे आरबीआई ने इसको 10 कर दिया तो आप 95 यूज कर सकते हो, आरबीआई ने इसको 10 कर दिया तो अब यहाँ 90 यूज कर सकते हो। तो आरबीआई इसको चेंज करता रहता है, ठीक है, सीआरआर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको करता है चेंज। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लुएंस द लैंडिंग एबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, उसकी लैंडिंग को इम्पैक्ट करेगा। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप 95 बैंक दे सकते हैं कॉमर्शियल बैंक, अब उसके पास पैसा कम हो गया, उसने बढ़ा दी रिजर्व बैंक ने सीआरआर, तो यहाँ कम पैसा दे पाएंगे वो। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है जितनी मनी किसके पास है, पब्लिक, आरबीआई और कमर्शियल बैंक और आरबीआई टोटल गवर्नमेंट के पास नहीं। जो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है कितनी है, जो टोटल मनी हेल्ड बाय पब्लिक, आरबीआई की भी नहीं लेंगे, कमर्शियल बैंक की भी नहीं लेंगे, इसमें पब्लिक की लेंगे, ठीक है। ऑप्शनल मनी इज ए, ऑप्शनल मनी क्या है, लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है और फुल बॉडीड मनी है। देखो ऑप्शनल मनी होती है हमारी नॉन लीगल टेंडर मनी, ठीक है। ये देखते हैं लीगल टेंडर मनी क्या होती है, जैसे हमारी करेंसी है, जो हमारे नोट्स हैं, जो जैसे हमारा 2000 का नोट्स हो गया, ठीक है। अब आप शॉप पे गए, आपने किसी को 500 का नोट दिया, तो वो कोई आपको शॉपकीपर ये कहेगा क्या, ये नहीं चलेगा, डॉलर लेके आओ। इंडिया की बात हो रही है, इंडिया से बाहर नहीं बात कर रहे हम। अगर आप कहीं शॉप पे जा रहे हो तो वो ये तो नहीं कहेगा ना कि आप डॉलर लेके आओ। लीगल टेंडर मनी जो एक्सेप्ट होती है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद है नॉन लीगल टेंडर मनी, ये देखते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी को क्या कहते हैं, ऑप्शनल मनी, ठीक है, इसी को नॉन लीगल टेंडर मनी कहते हैं। इसका मतलब कहते हैं जैसे चेक आ गए, ड्राफ्ट आ गए, इट जनरली एक्सेप्टेड है बट लीगली वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। सभी चेक को एक्सेप्ट करते हैं, पर कोई पर्सन ऐसे भी कह सकता है भाई मुझे चेक मत दो, मुझे कैश दो, वो कह सकता है ना, ठीक है। जैसे आपका लैंडलॉर्ड है, आप उसको रेंट दे रहे हो तो आपने चेक दे दिया, तो आपका लैंडलॉर्ड कह सकता है नहीं जी मुझे चेक नहीं दो, मुझे कैश दो, क्योंकि चेक लेंगे तो वो हो जाता है ना, एक तरफ से प्रूफ हो जाता है इनकम का, तो वो हमेशा कैश में ही लेते हैं, ठीक है। तो वो मना कर सकते हैं और आप दे दोगे, कोई बात नहीं भाई कैश, हम तो वो कहेंगे आप खाली कर दो घर को। तो एक्सेप्ट होती है बट लीगली बाउंड नहीं है ये, ठीक है। तो ये हो गया जैसे बैंक, ये हो गया बैंक ड्राफ्ट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये होती है ऑप्शनल मनी। उसके बाद लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में जैसे क्वाइंस वगैरह हो जाता है जिनको हम लिमिटेड यूज करते हैं। अब आपने पेमेंट करनी है 50 लाख की, तो 50 लाख के क्वाइंस थोड़ा ना दे दोगे,
ठीक है। फुल बॉडीड मनी जो पहले जो होती थी, जैसे वो मेटल वगैरह से नहीं बनते थे, तो जितनी मेटल की वैल्यू हो उतनी ही उसकी वैल्यू होनी चाहिए, जिस पे लिखा हुआ है, जिस पे जैसे 2 रुपीज है तो मेटल की वैल्यू भी 2 ही होनी चाहिए। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, मेटल को गलाना शुरू कर देंगे अगर मेटल महंगी है तो। नेक्स्ट है हमारा, इफ आरबीआई वांट्स टू डिक्रीज, ये हो गया हमारा, इफ आरबीआई वांट्स टू डिक्रीज द मनी सप्लाई इन ऑर्डर टू चेक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन चेक मीन्स इन्फ्लेशन को उसने कम करना है, रोकना है, कम करना है इन्फ्लेशन को, तो आरबीआई क्या कर सकता है, देखो इंक्रीज सीआरआर, ये हम ऊपर कर चुके हैं। सीआरआर जैसे 90 थी, 95 थी, ठीक, हाई थी तो 95 दे रहा था, तो बढ़ा देगा 10 तो 90 देगा, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। बैंक रेट बढ़ा देगा, बिल्कुल, अगर उसने बैंक रेट बढ़ा दिया तो लोन कम लेंगे लोग, फिर ये भी है। सेल बॉन्ड, बॉन्ड बेच देगा, जिससे क्या होगा, पब्लिक खरीदेगी, पब्लिक का पैसा चला जाएगा, तो सारे ऑल ऑफ द अबव। सीआरआर हमने कर लिया, इसका कैश रिजर्व रेशियो ऊपर कर ही लिया है हमने। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब है कॉन्टिन्यूस डिक्रीज इन प्राइसेस, डी से डिफ्लेशन, डी से डिक्रीज, जब प्राइस डिक्रीज होते हैं, जिसको आप कह सकते हो कोलैप्स ऑफ सेंसेक्स नहीं आएगा, फॉल इन प्राइस आर फॉलिंग, प्राइसेस आर, बाकी ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं, प्राइसेस आर फॉलिंग, जब प्राइस कम होते हैं। इन्फ्लेशन कब होगा, जब प्राइस बढ़ते हैं। डिफ्लेशन, प्राइस डिक्रीज होगा। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो मैंने ये पार्ट 5 में एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आपको करवाई थी, ये वाली पार्ट 5 में देखना। मोटिवेशन की जो किसने दी थी, विक्टर ब्रूम ने दी थी ये थ्योरी, बताया था। मोटिवेशन हमने बैलेंस किया था ना, बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी, ये इसी के ही हैं, ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के। कौन सी थ्योरी है, प्रोसेस, गोल सेटिंग, नीड, कॉग्निटिव वैल्यूएशन थ्योरी। देखिए जो ये थ्योरीज होती है मोटिवेशन की, 2 टाइप की है, एक कंटेंट थ्योरी होती है, एक प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी में क्या आएगा, मास्लो की आ जाएगी, हजबर्ग की आ जाएगी, और मैक्लीलैंड की आ जाएगी, एल्डरफर की आ जाएगी। प्रोसेस में आएगा ये रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, विक्टर ब्रूम ने दी थी, जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेस थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, देखो इसमें आ गया ये प्रोसेस थ्योरी। इसके अलावा और कौन कौन सी है, गोल सेटिंग भी किसमें आएगा, प्रोसेस थ्योरी में। एडम्स इक्विटी वाली भी, रीइंफोर्समेंट वाली भी इसमें आएगी प्रोसेस थ्योरी में। ठीक है, तो आंसर आ गया प्रोसेस थ्योरी, आंसर टिक किया, ये लो प्रोसेस थ्योरी। द फंक्शनल अप्रोच टू लीडरशिप इम्फेसाइज दैट, फंक्शनल अप्रोच क्या होती है लीडरशिप की, जब भी हमें आंसर पता लगेगा, इसको हम बाद में ही पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं फंक्शनल अप्रोच क्या है। देखो फंक्शनल अप्रोच लीडरशिप की, सबसे पहले तो ये थ्योरी दी किसने थी, हैकमैन एंड बोल्टन ने दी थी। कब दी थी, 1986 में। ठीक है, किसने दी थी, ये यही पूछता है, हैकमैन एंड बोल्टन, इंपॉर्टेंट है भाई, ये किसने दी थी। ये थ्योरी फॉर एड्रेसिंग स्पेसिफिक लीडर बिहेवियर, देखो ये किस पे फोकस करता है, बिहेवियर पे। बिहेवियर मीन्स एक्शन पे फोकस करता है, कि लीडर के जो एक्शन है कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जो लीडर ने जो काम किया वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया लीडर ने। ठीक है, तो इसमें किस पे फोकस किया जाता है, कंसंट्रेट ऑन हाउ पे फोकस किया जाता है, कि काम कैसे हो रहा है। लीडरशिप, हाउ लीडरशिप अकर्स, रेदर देन फोकसिंग ऑन हु डज द लीडिंग। हु डज द लीडिंग, कौन लीड कर रहा है, लीडर पे फोकस नहीं हो रहा। ध्यान से देखना, यहाँ लीडर पे फोकस नहीं हो रहा है, यहाँ हाउ पे, बिहेवियर पे, एक्शन पे फोकस हो रहा है, काम पे फोकस हो रहा है यहाँ। इट डिफाइन द टाइप ऑफ, इसमें हाउ, यही वही बात कर रहा है, हाउ बिहेवियर अकर्स, उसी पे फोकस होता है इसमें। और इसमें जो मेन बात और कही गई है, वो जो लीडर का मेन काम क्या है, इंश्योर दैट एवरीथिंग द ग्रुप नीड्स इज प्रोवाइडेड, कि ग्रुप को इम्पोर्टेंस दी गई है, ग्रुप की नीड्स को इम्पोर्टेंस दी गई है, कि जो ग्रुप की नीड्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, 2 बातों पे फोकस किया गया, एक तो हाउ, कैसे वो लीडरशिप, कैसे लीडरशिप कर रहा है, हाउ कैसे दे रहा है वो, ना कि हु, कि क्या कर, कौन कर रहा है। लीडर इंपॉर्टेंट नहीं है, काम उसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक लाइन भी आती है, व्हाट एक्चुअली लीडर्स डू, इस पे फोकस किया जाता है, व्हाट एक्चुअली लीडर्स डू। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट एक्चुअली लीडर्स डू, ये किस में बात कही गई है, ये फंक्शनल में कही है। फंक्शन देखो नाम ही है फंक्शन। अब देखते हैं हम, द वेरियस फंक्शंस ऑफ लीडरशिप कैन नॉट बी शेयर्ड अमंग मेंबर ऑफ ए ग्रुप, नहीं भी, ग्रुप को तो इंपॉर्टेंस दी गई है, शेयर हो सकते हैं वो। लीडर रिसाइड्स इन अ पर्टिकुलर पर्सन नॉट इन ए फंक्शन, नहीं भाई, एक पर्टिकुलर पर्सन, लीडर पे तो फोकस किया ही नहीं जाता, फोकस तो फंक्शन पे होता है, तो दोनों ही गलत है, नाइदर ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, ए डैश इज द कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर कंपनीज इनटू 1, ये तो सिंपल है, दो कंपनी कंबाइन हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, मर्जर कहेंगे हम, जिसमें 2 कंपनी कंबाइन होती हैं। एक्विजिशन में एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है। डाइवर्सिफिकेशन में डिफरेंट बिजनेस वाला हो गया। रिकंस्ट्रक्शन में एक कंपनी के पास बहुत सारी एसेट वो होगी, कैपिटल जैसे बहुत सारी हो गई है जो यूज ही नहीं हो पा रही है, तो फिर उसको वो कम करने की कोशिश करता है, रिकंस्ट्रक्ट करेगी कंपनी वहां पे।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या आएगा, प्लानिंग, स्टाफिंग और लीडिंग, ये प्राइसिंग नहीं आएंगे, ठीक है। ये ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है पार्ट 5 में। सेंट्रलाइजेशन, सेंटर का मतलब क्या है, पावर एक के पास रहना। द ज्योग्राफिक डिस्पर्जन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर इन, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है ये। द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न एट ए सिंगल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, आंसर आ जाएगा हमारा डी। एक पर्सन पे, एक पर्सन सिंगल पॉइंट की बात होती है सेंट्रलाइजेशन में, कितनी डिसीजन की पावर है, डी आंसर। ड्यूरिंग द डाउन टर्न पोर्शन ऑफ बिजनेस साइकिल द इकोनॉमी इज करेक्टराइज्ड। डाउन टर्न, डाउन टर्न मीन इकोनॉमिक्स में डाउन टर्न आ गया, वो आता है ना, जैसे डाउन टर्न मीन्स नीचे आ रही है इकोनॉमी आपकी, तो क्या होगा उसमें, फॉलिंग आउटपुट हो जाएगा, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, यही सही लग रहा है। राइजिंग प्रॉफिट, डाउन डाउन आ रहा है तो प्रॉफिट तो वैसे ही नहीं बढ़ेंगे। फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक बात है एंड फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कम नहीं होगी। राइजिंग, हाँ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट होगी। राइजिंग इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो हमारा आंसर फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। देखो डाउन टर्न में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ लो हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा आपका, लो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फॉलिंग हो जाएगी। और राइजिंग स्पेयर कैपेसिटी, एक प्लांट है बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकता है लेकिन वो डिमांड ही नहीं है तो वो क्या करेगा, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट बोरो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये सारा डाउन टर्न में आ जाएगा। द रिसेंटली अमर्ज टाइप ऑफ मैनेजरियल जॉब, देखो रिसेंटली क्या पूछ रखा है, ठीक है। देखो टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर, तो हम +1 से पढ़ते आ रहे हैं कब से, तो रिसेंटली जो है वो क्या है, टीम मैनेजर, ठीक है। रिसेंटली हमारा क्या है, टीम मैनेजर। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और मैक्सिमम शेयर करो इसको, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ए डैश ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो सिंपल फॉर्म, सबसे सिंपल फॉर्म क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से ही आंसर हो रहा है। एंड हैज क्लियर लाइन, आगे नहीं भी देता तो उसके इसी से ही हो जाता है। एंड क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, क्लियर लाइन की बात भी कर दी। ईज ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसमें डिसीजन लेना भी इजी होता है, तो वो हमारी कौन सी होती है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक हायरार्की में फॉलो होते हैं। जैसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, सीईओ हो गया, फिर उसके अंडर मैनेजर हो गए, ठीक है, फिर सुपरवाइजर हो गए, फिर वर्कर्स हो गए, फिर लाइन में चलेगा जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।